अभिमन्यु कायर को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, और वो किताब उन्होंने तुझे क्यों दी थी? कछुआ अनजान बनते हुए कहता है, मुझे क्या पता। अभिमन्यु बिचकते हुए कहता है, तुझे क्या पता है से तेरा क्या मतलब? उन्होंने तुझे किताब दी है और तुझे ये नहीं पता कि क्यों दी। कछुआ अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तुझे तो पता ही है ये साधु लोग मनमौजी होते हैं, इनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती है। एक शाम मैं बनारस के घाट पर बैठा हुआ था, तभी एक साधु आए और उन्होंने मेरे हाथों में ये किताब थमा दी और कहा कि इस किताब को हमेशा अपने पास रखना, जरूरत पड़ने पर यही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मैं उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। अभिमन्यु अभी भी कछुए को शक की निगाहों से घूर रहा था। कछुए की आंखों में देखकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो सच बोल रहा था या झूठ। अभिमन्यु कुछ अंदाजा लगा पाता उससे पहले ही कायर नींद में से उठते हुए कहता है, ये तुम दोनों सुबह सुबह किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? कायर को उठता हुआ देखकर अभिमन्यु और कछुआ दोनों ही समझ गए थे कि कायर के सामने किताब का जिक्र करना ठीक नहीं होगा, इसलिए दोनों चुप हो जाते हैं। कायर उठते हुए कहता है, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? अभिमन्यु जल्दी से बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, तू तो जानता ही है इस कछुए की आदत है फालतू बातें करना। चल, अब तू उठ गया है तो यार जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दे ताकि मैं अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मेरे लिए भी। कायर अभिमन्यु और कछुए को घूरते हुए कहता है, तुम दोनों ने क्या मुझे हलवाई समझ कर रखा है कि जब देखो कुछ न कुछ बनाने का ऑर्डर देते रहते हो? कछुआ कायर की टांग खींचते हुए कहता है, अब तुझे बिंदु से शादी करनी है तो उसके लिए तो हलवाई बनना ही पड़ेगा ना, हम तो बस उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कायर पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे पता था हर सुबह की तरह आज भी उसे ही चाय बनानी पड़ेगी। कायर उखड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कहता है, जल्दी बताओ कितने कप बनानी है चाय? एक ही बार बनाऊंगा, बार बार नहीं बनाऊंगा। कछुआ झट से एक एक करके सबकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, हाँ हाँ बता रहा हूँ, रुक। एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, एक अभिमन्यु के लिए और एक युग के। कछुए ने अपनी जुबान पर युग का नाम लिया ही था कि तभी वो चुप हो जाता है और बिचकते हुए कहता है, ये युग कहाँ पर है? कल रात तो यहीं पर था ना शायद। कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अबे कछुए, कल रात युग वापस आया ही कब था? शालिनी को उसके कमरे में छोड़ने गया था तो वो वहीं पर रह गया था। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा तूने, हम युग का इंतजार करते करते थक गए थे पर वो नहीं आया। इसका मतलब कल रात युग शालिनी के साथ उसके कमरे में रुका हुआ था। इतना कहकर कछुआ शर्माने लग जाता है। कछुए को शर्माता हुआ देखकर कायर भी मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। कायर अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, मतलब कल रात युग और शालिनी एक ही कमरे में एक साथ सोए थे? इतना कहकर कायर खीखी खी करके हंसने लग जाता है, उसके साथ ही कछुआ भी। अभिमन्यु समझ जाता है कि कायर और कछुआ इशारों इशारों में क्या कहना चाहते थे। कायर और कछुआ अपनी सीमाओं को लांघते उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों का मुंह बंद करवाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? कुछ भी बोलोगे मतलब कुछ भी सोचोगे? कछुआ अभी भी हंसते हुए कहता है, बकवास थोड़ी कर रहे हैं, सच्ची तो बोल रहे हैं, तभी तो युग कल रात में नहीं आया। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, सही कह रहा है ये कछुआ, मुझे तो लगता है अभी तक युग शालिनी के कमरे में सोया हुआ है, तभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लगता है अभी तक नींद नहीं खुली है उसकी। खुलेगी भी कैसे, रात भर का जागरण जो हुआ होगा। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। कछुआ अभिमन्यु से कहता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चल कर देखते हैं ऊपर की कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, हाँ चल। कछुआ, कायर और अभिमन्यु शालिनी के कमरे की तरफ जाने लग जाते हैं। कछुआ और कायर बड़ी ही खुशी के साथ आगे आगे जा रहे थे और अभिमन्यु उनके पीछे पीछे। कछुआ और कायर को उम्मीद थी कि जरूर युग और शालिनी ऐसी अवस्था में होंगे जिन्हें देखकर वो दोनों शर्मा जाएंगे। जब कछुआ और कायर शालिनी के कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में ना ही शालिनी थी ना ही युग, वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, ये युग और शालिनी कहाँ पर है? अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, वो दोनों यहाँ पर हैं। अभिमन्यु की बाहर से आवाज सुनाई दी थी। जब कायर और कछुआ बाहर निकलते हैं और शालिनी के कमरे के बगल वाले कमरे नंबर 666 के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर टेबल के पास रखी कुर्सी के ऊपर बैठकर युग सो रहा था और उसके बगल वाली कुर्सी पर ही शालिनी सो रही थी। युग के दोनों हाथ टाइपराइटर के बटनों पर रखे हुए थे और उसका सिर टाइपराइटर के ऊपर रखा हुआ था।
अभिमन्यु कायर और कछुए को घूरते हुए उनके मजे लेते हुए कहता है, देखो देखो, युग और शालिनी एक साथ सो रहे हैं, वो भी एक ही कमरे के अंदर। यही देखने आए थे ना तुम दोनों? कायर और कछुआ अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। कायर बात को पलटते हुए कहता है, यार अब छोड़ ना तू उस बात को, अब हमें जो लगा हमने कह दिया। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, पर तू ही बता, इन दोनों को भी इसी जगह पर सोना था क्या, ये जानते हुए भी कि ये कमरा यक्षिणी का है, उसे यहीं पर कैद किया गया था, कहीं और नहीं सो सकते थे क्या? कोई कुछ कहता उससे पहले ही शालिनी के शरीर में हरकत शुरू हो जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। शालिनी युग के दोस्तों को वहां पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, आप सब यहाँ पर? युग के दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। कोई कुछ जवाब सोच पाता उससे पहले ही युग की नींद भी खुल जाती है। वो भी अपने दोस्तों को वहां पर देखकर हैरान हो गया था। युग उबासी लेते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कछुआ बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ता है, हम तुझे ही तो देखने आए थे। युग हैरानी के साथ बोलता है, मुझे? पर क्यों? कायर जवाब देता है, वो कल रात को तू नीचे सोने नहीं आया था ना, इसलिए। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ यार, वो मैं शालिनी को कहानी सुना रहा था, फिर किताब पढ़ते पढ़ते कब नींद लग गई कुछ पता ही नहीं चला। युग कायर के सवालों के जवाब दे ही रहा था कि तभी अभिमन्यु की नजर टाइपराइटर में लगे पेजेस पर पड़ती है। अभिमन्यु उन पेजेस को देखते हुए कहता है, ये इन पेजेस में क्या टाइप किया तूने? युग तुरंत कहता है, मैंने क्या टाइप किया, ये पेजेस तो ब्लैंक है। इतना कहकर युग की उन पेजेस पर नजर ही पड़ी थी कि तभी वो देखता है कि अब वो पेजेस ब्लैंक नहीं थे, बल्कि पूरी तरह भरे हुए थे। उस पर कुछ लिखा गया था। युग जल्दी से उन पेजेस को टाइपराइटर में से निकालता है और उन पेजेस को देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? कल रात को तो ये पेजेस ब्लैंक थे, ये किसने लिख दिया? कछुआ उन पेजेस को देखते हुए डरते हुए कहता है, कहीं इसमें फिर से तो किसी की मौत की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जैसे पहले लिखा हुआ था। कछुए की बात सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। कायर घबराते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, तुझे पता है ना इस टाइपराइटर में जो भी टाइप होता है सब सच हो जाता है। पता नहीं इस बार किसकी मौत हुई होगी। शालिनी असमंजस में पड़ते हुए कहती है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के हाथ से पेज लेते हुए कहता है, युग जरा पेज दिखाना। अभिमन्यु पहले पेज की हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, अघोरी और यक्षिणी। युग अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, कल रात तो इसमें सिर्फ अघोर लिखा हुआ था यार, अघोरी और यक्षिणी किसने लिख दिया? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। पेजेस में जो टाइप किया गया था वो पढ़ने लग जाता है। दुनिया में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन्हीं संप्रदाय में से एक संप्रदाय है अघोरी संप्रदाय। अघोरी का अर्थ होता है अघन। अघोर यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। अघोरी ज्यादातर शमशान घाट में ही रहते हैं और वहीं पर रहकर अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। साथ ही शरीर से निकलने वाले द्रव्य का सेवन भी करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का ये रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शिव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। तीसरा शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। कहते हैं कि अघोरी अपनी तंत्र साधना करने के लिए मरे हुए शवों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। सिर्फ मरे हुए नहीं, बल्कि जिंदा स्त्रियों के साथ भी। इनमें ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता है। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तू क्या पढ़ रहा है? तू हमें जादू टोना सिखा रहा है क्या? अभिमन्यु जवाब देता है, यार मैं वही पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा है, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, चुपचाप पढ़ने दे, समझा? कछुआ अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, जिस तरह हमारी दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, उसी तरह दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के अघोरी होते हैं। एक अघोरी वो जिनका दुनिया से मोह भंग हो जाता है और जिन्हें जीवन बिताने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरे वो जिनका अघोरी बनने के बाद भी दुनिया से लोभ खत्म नहीं होता है।
देखा जाए तो वो अघोरी के वेश में तो होते हैं, पर अघोरी नहीं होते हैं। उन अघोरियों के अंदर की इंसानियत मर जाती है और वो अपने तंत्र को सिद्ध करने के लिए दुनिया की सारी सीमाएं लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु पेज पलटता है और दूसरा पेज पढ़ते हुए कहता है, ये कहानी भी उसी बुरे अघोरी की है जो दुनिया का हर कोना घूमते घूमते एक ऐसे कोने पहुंचता है जहां से लौटकर फिर कभी नहीं जा पाता है, क्योंकि वो एक स्त्री के रूप जाल में फंस गया था। और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। वो यक्षिणी जो द्वापर युग के अंत में दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई थी और अपने अभिशाप के कारण पृथ्वी पर ही रह गई थी। कायर अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, मतलब यह अघोरी और यक्षिणी की कहानी है, वही अघोरी जो कई सालों पहले रोंकामुचा गांव में रहता था। कछुआ कायर की बात से सहमत होते हुए कहता है, लगता तो यही है यार, इसके बारे में तो मेरी दादी ने भी बताया था कि एक बार यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हुआ था। तभी से अघोरी कभी दिखा ही नहीं था। कहते थे यक्षिणी ने अघोरी को मार दिया था। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, एक अघोरी जो एक लंबे सफर पर निकला था। अमावस्या की रात अपनी तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए शमशान खोज रहा था। शमशान खोजते खोजते ही वो मेघालय की किश्नोई नदी के पास पहुंच गया, जहां पर उसने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को देखा जो एक मर्द के साथ नग्नावस्था में घाट पर संभोग कर रही थी। उस भरे बदन वाली स्त्री को देखकर अघोरी के अंदर की भी काम इच्छा जाग गई थी। उसका भी मन कर रहा था उस स्त्री के साथ रति क्रिया करने का। अघोरी पेड़ के पीछे छुपकर उस स्त्री और मर्द को संभोग करते हुए देख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि जैसे उस मर्द की चरमोत्कर्ष अवस्था खत्म होती है, वो स्त्री एक खूबसूरत औरत से एक बूढ़ी औरत में बदलती जा रही थी। उस औरत के बदन पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है, पर जैसे ही वो अपने नाखून उस आदमी के शरीर में गड़ाती है और उसका खून नाखून के सहारे बूढ़ी औरत के शरीर में जाता है, वो बूढ़ी औरत वापस से जवान हो जाती है। पर जब वो जवान हुई तो उसका रूप बदल चुका था। वो एक डायन बन चुकी थी। उसके पैने नुकीले दांत बाहर आ गए थे। उसके नाखून काले पड़ गए थे। सभी लोग गौर से अभिमन्यु की बात सुन रहे थे। सुनते सुनते सबका गला सूखने लग गया था। डर सभी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, जैसे ही वो बूढ़ी औरत डायन के रूप में बदलती है, उस मर्द के शरीर का सारा खून खत्म हो जाता है। वो डायन अपने नुकीले दांत उस मर्द के सीने के अंदर घुसाती है और अगले ही पल उसका दिल बाहर निकाल लेती है। उस डायन के हाथ में उस मर्द का धड़कता हुआ दिल था, जो अभी भी धड़क रहा था। वो उस मर्द के दिल को चखती है और उसके बाद कोई सी पूजा करने लग जाती है। युग अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा? पूजा? कैसी पूजा? सदियों से